हेलो एवरीवन। सो आज से हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग स्टार्ट करते हैं। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें इससे पहले जो गेट 2020-19 ये सब आया था हुआ था, उसमें इसका वेटेज क्या था और इसका सिलेबस क्या है। तो इसका सिलेबस लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट फॉर सीपीएम, simple queuing models, inventory control, forecasting, scheduling। बीटेक मैकेनिकल में बीटेक मैकेनिकल में ऑपरेशन रिसर्च में बहुत सारा टॉपिक इसका कवर कर लेते हैं हम लोग। कुछ टॉपिक है जो कि इंडस्ट्रियल से आता है तो वो इसमें एक्स्ट्रा कवर करेंगे, जैसे कि फोरकास्टिंग है, वो ऑपरेशन रिसर्च में नहीं है। इसका वेटेज गेट 2019 में टोटल 6 मार्क्स का आया था, गेट 2018 में 6 मार्क्स का, गेट 2017 में 6 मार्क्स, वैसे ही 16 में 6 मार्क्स, 15 में 9 मार्क्स, 14 में 10 मार्क्स का है। तो 100 मार्क्स में से आप एवरेज समझिए कि 7 to 8 मार्क्स आउट ऑफ 100 आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से आना है। तो अच्छा खासा वेटेज है, क्योंकि एक एक मार्क्स पे के डिफरेंस से जो आपका गेट स्कोर बनेगा वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज दिला सकता है या फिर नीचे गिरा सकता है। सो यू हैव टू सी दिस सब्जेक्ट वेरी सीरियसली। तो इसमें मैंने जैसे कि बताया कि बीटेक के अगर मैकेनिकल की बात करें तो ऑपरेशन रिसर्च में बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, पर्ट, सीपीएम, क्वीनिंग मॉडल भी, इन्वेंट्री, और फिर से इन्वेंट्री भी आ जाता है, फोरकास्टिंग नहीं आता है, शेड्यूलिंग आ जाती है। तो ये देखेंगे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग से, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? सो लीनियर प्रोग्रामिंग deals with optimization. And what do you mean by optimization? So optimization is not only for the maximization, it's also for the minimization. So it's your objective, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए है कि आप क्या चाहते हो। तो ऑप्टिमाइजेशन दोनों को ही डील करता है। ऑफ अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल नोन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। किसके ऑप्टिमाइजेशन की बात करता है? तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करता है। आगे आने वाले समय में हम कहेंगे कि x1 प्लस by1 ऐसे करके कुछ हम फंक्शन बनाएंगे z के रेस्पेक्ट में, यही ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकता है, किस कंडीशन में? अंडर सम कंस्ट्रेंट। और ये कंस्ट्रेंट का नेचर क्या है? तो ये कंस्ट्रेंट का नेचर इक्वलिटी भी हो सकता है, इनइक्वलिटी भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, कुछ भी हो सकता है। लीनियर प्रोग्रामिंग कैसे वर्क करता है? तो ये मैथमेटिकल टेक्निक है। इसका मतलब है कि जो भी वर्ड प्रॉब्लम आपको दिया गया है, पहले आपको वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकली कन्वर्ट करना पड़ेगा, which involve the allocation of limited resources in an optimal manner। यही है, मैंने वही बताया कि लीनियर प्रोग्रामिंग करता है क्या है, तो ऑप्टिमाइजेशन को क्यों, किस कंडीशन में करता है, तो किसी कंस्ट्रेंट में। कंस्ट्रेंट क्या है? तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज में ये ऑप्टिमाइजेशन की बात करता है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमलिटी। तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की हमने बात किया है। तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको डिसीजन वेरिएबल सेलेक्ट करना होगा, आपको डिसाइड करना होगा कि इसमें डिसीजन वेरिएबल कौन है। तो डिसीजन वेरिएबल को हमने यहाँ पे x1, x2, x3 अप टू xn, कितने नंबर ऑफ कितना प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में कितने नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल है, इसके डिपेंडिंग आप कितने दे सकते हो।
फिर से ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैंने यही बात किया था कि आपको ऑप्टिमाइज करना है। किसको ऑप्टिमाइज कर रहा है? तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज द फंक्शन ऑफ डिसीजन वेरिएबल। इसके साथ कुछ कॉफिशिएंट है। ये कॉफिशिएंट क्या है अभी अगले स्लाइड में, कुछ अगले स्लाइड में देख लेते हैं। लेकिन ये क्या है? तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। हमारा क्या काम है? तो इसी को ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करना है। Formulate the other conditions of the problem such as resource limitations, market constraint, interrelations between variables, etc. as linear equations in terms of decision variable. तो ये कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट या फिर लिमिटेशन है कि आप किस लिमिटेड रिसोर्सेज में ऑब्जेक्टिव फंक्शन z को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। तो ये कंस्ट्रेंट की बात किया है। एक देखिए कंस्ट्रेंट मोर और लेस आपको ये देख के समझ में आएगा। तो ये हमने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है लेस देन इक्वल टू, जबकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, कोई भी साइन हो सकता है। बस एक तरीके का कंस्ट्रेंट है कि इससे ज्यादा नहीं जाना है, इससे कम नहीं जाना है, इसी के एग्जैक्ट इक्वल होना है, ये वाली बात है। तो अगर हमने किसी चीज का मान लीजिए कि प्रोडक्शन किया, किसी दो तरीके के, मान लीजिए कि M1 और M2 टाइप का कुछ दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट कभी भी नंबर्स के टर्म में होंगे। ये नंबर्स कभी नेगेटिव होगा क्या? नेगेटिव कभी नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, नहीं तो जीरो होगा, या फिर इसको ऐसा कहे कि नॉन नेगेटिव होगा, नॉन नेगेटिव होगा। तो एट नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, जो आपका डिसीजन वेरिएबल है वो आपका नॉन नेगेटिविटी है कि उसका कुछ नंबर्स आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो वो जो नंबर्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो कभी नेगेटिव होगा क्या? नहीं होगा, या तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वर्स्ट केस में क्या होगा? तो जीरो होगा, बाकी उससे ज्यादा हो सकता है। तो अभी हमने जितना भी देखा, क्या क्या देखा? तो जेड देखा है जिसको ऑप्टिमाइज करना है। उसके बाद देखिए पीछे जेड देखना है। जेड किससे बना है? डिसीजन वेरिएबल से बना है। उसके बाद कंस्ट्रेंट देखा है। तो पहले हम डिसीजन वेरिएबल लिख देते हैं, फिर से इसको, ये यही है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर से कंस्ट्रेंट देखें, फिर से उसके बाद ये नॉन नेगेटिविटी का अपना एक क्राइटेरिया है कि जितना भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं वो पॉजिटिव ही होगा या फिर वर्स्ट कंडीशन में जीरो होगा। तो इन सब के साथ कुछ ना कुछ एसोसिएटेड कुछ कांस्टेंट था। और कौन सा कांस्टेंट था? तो ए आई जे बी आई और सी जे आर कांस्टेंट, और ये डिसीजन वेरिएबल इज द वेरिएबल। ए आई जे को क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजिकल कॉफिशिएंट। ए आई जे का कहां पे यूज हुआ था? कंस्ट्रेंट के समय में। देखिए ये कंस्ट्रेंट के समय। अगर इसको आप चाहे तो मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें कि ये कितना नंबर ऑफ इक्वेशन है, तो m इक्वेशंस है, और वेरिएबल्स कितने इन्वॉल्व हैं? तो x1 x2 x3 n वेरिएबल है। तो ax इक्वल टू b, इसको मैट्रिक्स के टर्म में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। b क्या है? तो b के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे बात किया था कि कुछ कंस्ट्रेंट वैल्यू बताता है कि इसके बाद या फिर इससे पहले आप नहीं जा सकते हो। किसके डिपेंडिंग? इस साइन के डिपेंडिंग। तो b को हम रिसोर्स वैल्यू कहते हैं। c का यूज कहां पे आया था? तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बनाने के समय आया था। c1 x1
प्लस C2X2 प्लस दिस। तो इसी को ऑप्टिमाइज करना है, इसलिए इसका प्रॉफिट कॉफिशिएंट और ये x1 xj तो डिसीजन वेरिएबल है। किसी वर्ड प्रॉब्लम के हेल्प से हम देखते हैं कि इसको कैसे डिजाइन किया जा सकता है। A manufacturer produces two type of models, M1 and M2. Each model of the type M1 require 4 hours of grinding and 2 hours of polishing. तो दो प्रोसेस हो रहे हैं, क्या क्या बन रहा है, M1 M2, ग्राइंडिंग हो रहा है नहीं तो पॉलिशिंग हो रहा है। M1 क्या चाहता है, M1 को क्या चाहिए, तो 4 hours of grinding and 2 hours of polishing. The 4 hours of grinding and 2 hours of polishing. जबकि M2 के लिए यही रिक्वायरमेंट 2 hours of grinding and 5 hours of polishing है। तो इसके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के लिए हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं बस। द मैन्युफैक्चरर हैज 2 ग्राइंडर्स। मैन्युफैक्चरर के पास लिमिटेशंस है कि उसके पास बहुत सारे ग्राइंडर नहीं है, सिर्फ 2 ही ग्राइंडर है। एंड 3 पॉलिशर्स, 2 ग्राइंडर and 3 polishers. Each grinder works 40 hours a week and each polisher works 60 hours a week. अगर एक ग्राइंडर 40 आवर वर्क कर रहा है तो 2 ग्राइंडर कितना 80 आवर और एक पॉलिशर 60 आवर, तो तीनों कितना 180 आवर पॉलिशर काम कर रहा होगा एक वीक में। बाकी प्रॉफिट, अब प्रॉफिट की बात किया गया है कि प्रॉफिट ऑन M1 मॉडल इज 3 रुपीज। इसके लिए इसके एक यूनिट पे 3 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है और इसके M2 के लिए 4 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है। How should the manufacturer allocate his production capacity to the 2 types of the model so that he make the maximum profit? तो maximum profit उसको कुछ लेना है, तो हमें ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। ये प्रॉफिट किस पे डिपेंडेंट है, तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप M1 का प्रोड्यूस कर रहे हैं और कितना आप M2 का प्रोड्यूस कर रहे हैं। M1 के एक यूनिट पे कितना प्रॉफिट होगा 3 रुपीज, M2 के एक यूनिट पे 4 रुपीज। देखिए आपके पास और भी कंस्ट्रेंट है कि M1 4 आवर ऑफ ग्राइंडिंग एंड 2 आवर ऑफ पॉलिशिंग देता है, जबकि M2 2 आवर ऑफ ग्राइंडिंग एंड 5 आवर ऑफ पॉलिशिंग देता है। अब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंडेंट है। तो अगर आप एक यूनिट ऑफ M1 मान लेते हैं क्या कि M1 का हम X1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और M2 का हम X2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो M1 के एक यूनिट में 3 रुपीज का मुनाफा है, तो X1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में 3 इंटू X1 और 4 इंटू X2, एक यूनिट में 4 रुपीज, तो X2 यूनिट में, तो ये मेरा ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये मेरा क्या हो गया डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल बच क्या गया, द कंस्ट्रेंट। द कंस्ट्रेंट इससे आ जाएगा, देखिए इससे एक ग्राइंडर है और यहाँ पे हमारे पास एक वीक में 2 ही, मतलब कि उस
मैन्युफैक्चरर के पास सिर्फ दो ही ग्राइंडर था। एक ग्राइंडर कितना वर्क करता है 40 घंटे, दोनों ग्राइंडर मिलकर कितना काम करेगा 80 घंटे। यानी कि ग्राइंडर का आप यूटिलाइजेशन कहां तक कर सकते हो, तो ग्राइंडर की मैक्सिमम कैपेसिटी आप 80 घंटे ले सकते हो। इसका मतलब है कि अगर M1 का X1 यूनिट बना रहे हो तो ग्राइंडर कितना वर्क कर चुका है 4x1, और वही M2 के लिए M2 के लिए कितना यूनिट बना है X2 यूनिट बना है। मैक्सिमम कितना आवर यूज कर सकते हो 80। इसके लिए अगर लिखे 2x1 प्लस 5x2 इज लेस देन इक्वल टू, ये पॉलिशिंग के बारे में बात करें, पॉलिशिंग के लिए कितना रिक्वायर्ड है 180। तो ये आपका कंस्ट्रेंट बन गया। तो देखिए डिसीजन वेरिएबल बात किया था हमने, M1 का X1 यूनिट बना रहे हैं और M2 का X2 यूनिट बना रहे हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको ऑप्टिमाइज करना है, तो एक यूनिट M1 के एक यूनिट से 3 रुपीज, तो X1 यूनिट से 3x1, M2 के एक यूनिट से 4 रुपीज, तो X2 यूनिट से 4x2, द टोटल मैक्सिमाइजेशन हो गया। कंस्ट्रेंट क्या है, तो एक ग्राइंडर के रिस्पेक्ट में दो ग्राइंडर है, एक ग्राइंडर 40 घंटे, दो ग्राइंडर 80 घंटे। M1 4 घंटे लेता है और M2 2 घंटे लेता है, तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स 4x1 प्लस 2x2। लेकिन आप कितने ग्राइंडर का एक वीक में कितना यूज कर सकते हो, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80 आवर, इसलिए हमने ग्राइंडर के रिस्पेक्ट में। ये पॉलिशिंग के रिस्पेक्ट में M1 2 घंटे लेता है और M2 5 घंटे लेता है पॉलिशिंग के लिए। लेकिन मैक्सिमम हमारे पास 3 ही पॉलिशर है, एक पॉलिशर की कैपेसिटी 60 घंटे, तो 3 पॉलिशर की कैपेसिटी 80 घंटे, 180 घंटे। और बाकी अगर हमने कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किया है M1 M2 का, तो वो हमेशा हमेशा नॉन नेगेटिव ही होगा, वर्स्ट केस में 0 होगा, नहीं तो पॉजिटिव ही होगा, तो इसलिए नॉन नेगेटिव। अगर सेम प्रॉब्लम को मैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के टर्म में कहूं, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरा एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैक्सिमाइजेशन करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको मैक्सिमाइज करना है। कैसे मैक्सिमाइज करना है, तो इस कंस्ट्रेंट में मैक्सिमाइज करना है, इस कंस्ट्रेंट में मैक्सिमाइज करना है। और डिसीजन वेरिएबल क्या है, तो ये आपका डिसीजन वेरिएबल है। डिसीजन वेरिएबल है, तो सब कुछ मिल गया। और डिसीजन वेरिएबल जो है, नंबर ऑफ यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किया है, वो नेगेटिव हो सकता है क्या, नेगेटिव नहीं हो सकता है। वर्स्ट केस में क्या होगा, वो 0 होगा, बाकी पॉजिटिव होगा, तो इसने नॉन नेगेटिव, तो इसने x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पूरे प्रॉब्लम को हम सिर्फ इतने से हम दिखा सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हमने कर दिया। अब बात आती है कि अगर हम ग्राफिकल अप्रोच में जाए, तो इसका आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा ना। जैसे कि हम इसके रेस्पेक्ट में बात करें 4x1 प्लस 2x2, और ये x1 यूनिट, ये x2 है, इज लेस देन इक्वल टू 80। तो ग्राफ क्या है, पहले तो हमने इसको किसी अच्छे से फॉर्म में बदल देते हैं, x1 बाई 20 प्लस x2 बाई 40 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गए हैं, यानी कि x1 पे कहां पे कट करेगा 20 पे, और x2 पे 40 पे, ये इस दोनों से मिल के आएगा। और ये लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो इस लाइन का इक्वेशन 4x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 80 आया। तो ये लाइन के इक्वेशन में हमने इक्वल टू लगाया, देखिए हमें इनइक्वालिटी की बात करनी है,
तो इनइक्वालिटी की बात का मतलब या तो ये रीजन हो सकता है, नहीं तो ये रीजन हो सकता है। तो कौन सा रीजन होगा इसको कैसे डिसाइड करेंगे, या फिर इसके रेस्पेक्ट में बात करें कि 2x1 plus 5x2 is less than equal to 180। तो अगर इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करें, लाइन के डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करें, तो ये इतना आएगा। इसका मतलब है कि x1 एक्सिस पे 90 पे कट करता है और x2 एक्सिस पे 36 पे कट करता है। तो ये कैसे जाएगा लाइन, ऐसे जाएगा। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, तो 2x1 प्लस 5x2 इक्वल टू 180 है। तो ये तो लाइन का इक्वेशन हो गया, लेकिन मुझे इनइक्वालिटी के बारे में बात करना है। इसका मतलब है कि इनइक्वालिटी या तो ये रीजन होगा, नहीं तो ये रीजन होगा। तो ये कौन सा रीजन होगा, तो देखते हैं। हमने यहां पे क्या लिया है, एक ए बी लाइन लिया है, उसका इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। बहुत ही जनरलाइज्ड है। फिर से उसके एक तरफ P पॉइंट लिया है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, उसके दूसरे तरफ Q कोऑर्डिनेट लिया है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2। तो PQ AB के अलोंग R पे जो के अलोंग जो जिस रेशियो में डिवाइड होता है वो लेमडा इज टू 1 है। इसका मतलब है कि PR इज टू RQ इक्वल टू लेमडा इज टू 1। यहां पे ये डिवीजन कौन सा है, इंटरनल डिवीजन। और इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि लेमडा आपका पॉजिटिव होगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसका हम यूज करेंगे। तो PR रेशियो RQ इक्वल टू लेमडा इज टू 1, ये इंटरनल रेशियो डिवीजन है। इसका मतलब है कि लेमडा हमेशा हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। तो फिर से R का कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं, तो R का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, तो लेमडा टाइम्स x2 प्लस x1 अपॉन लेमडा प्लस 1 और लेमडा टाइम्स y2 प्लस y1 अपॉन लेमडा प्लस 1, ये लिख सकते हैं। आज जो कोऑर्डिनेट है वो कहां पे है, ए बी पे है, लाइन ए बी पे है। इसका मतलब है कि इस लाइन के इक्वेशन को आर पॉइंट आर सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पे मैं रख देता हूं लेमडा x2 और देखता हूं क्या आता है। तो चलिए पहले यहीं पे देख लेते हैं। तो a टाइम्स ऑफ लेमडा x2 प्लस x1 प्लस b टाइम्स ऑफ y की जगह पे प्लस सी इक्वल टू 0। इसको अगर ब्रेक करें तो क्या बनेगा, लेमडा टाइम्स ए x2 प्लस बी y2 प्लस सी प्लस ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी इक्वल टू 0 बनेगा। अगर इसी को हम लेमडा के टर्म में देखें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ ए x1 प्लस बी y1 सी अपॉन, तो देखिए हमने अभी क्या बात किया है कि लेमडा आपका पॉजिटिव है, लेमडा पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि इंटरनल डिवीजन, क्योंकि इंटरनल डिवीजन है।
इंटरनल डिवीजन है। तो इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि लेमडा पॉजिटिव है और ये माइनस टाइम्स है, इसका मतलब है कि ए रेशियो आपका नेगेटिव रहा होगा। ये वाला रेशियो क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। तो कौन सा रेशियो नेगेटिव है, देखिए ध्यान से देखिए, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी, ये नेगेटिव है आपका। कोई भी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर नेगेटिव कब होगा, तो या तो ये नेगेटिव बाई पॉजिटिव होगा, नहीं तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव होगा। इसी दोनों केस में ये नेगेटिव हो सकता है। देखिए ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी क्या है, अगर इसी लाइन के इक्वेशन में, इस लाइन के इक्वेशन में अगर आप पॉइंट क्यू पी को ला देंगे, पॉइंट पी को रख देंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा वो क्या बनेगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। सेम लाइन के इक्वेशन में अगर आप पॉइंट क्यू को रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी। इसका मतलब क्या है कि अगर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अगर ये पॉजिटिव है, तो मुझे क्लियर कट आइडिया कह रहा है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो पॉइंट है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। आइए जनरलाइज कह सकते हैं, क्योंकि हमने जनरलाइज पी क्यू के लिए डिफाइन किया है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए नहीं डिफाइन किया। देखिए सब कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है, तो हमने जनरलाइज बातें किया है, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर P पॉजिटिव फील्ड में है तो Q नेगेटिव फील्ड में होगा ही होगा, या फिर उस लाइन के अपोजिट साइड में जो है वो नेगेटिव होगा ही होगा। तो आपके लिए स्मूथ बना के रखा है मैंने। तो पॉइंट R का जो कोऑर्डिनेट था सेम चीज वो ये था, R का x कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट, दोनों को सॉल्व किए, लैम्डा टाइम्स ऑफ ये क्या है, तो अगर Q को उस इक्वेशन में रखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो आएगा इक्वेशन का, क्या था इक्वेशन, ax प्लस बी वाई प्लस सी, और P क्या था, x1 y1, Q क्या था, तो x2 y2। देखिए इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं हम, अगर Q रखे तो ax2 प्लस by2 प्लस c आएगा ना, और P रखे तो ax1 प्लस by1 प्लस c आएगा। तो वैसे ही तो लेमडा चूंकि पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये वाला रेशियो क्या आया होगा, नेगेटिव आया होगा। ये नेगेटिव कब आ सकता है, जब ऊपर वाला नेगेटिव हो और नीचे वाला पॉजिटिव हो, या फिर ऊपर वाला पॉजिटिव हो और नीचे वाला नेगेटिव हो। तो दोनों ही बताता है क्या कि ये अपोजिट नेचर का एरिया देगा। एक लाइन के रेस्पेक्ट में अगर इधर पॉजिटिव रीजन है तो इधर क्या होगा, नेगेटिव रीजन होगा, क्योंकि हमने जनरलाइज बात किया है, समझे। तो यही है कि दोनों अपोजिट नेचर का है, अपोजिट नेचर का है। तो देखिए ये आपके लिए क्वेश्चन है कि अभी तक जो पढ़े हैं उसी सब से क्वेश्चन है ये। मैं पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, 3 क्वेश्चन है डैशबोर्ड पे, तो 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, आपको कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने अभी पढ़ा है कि इस फॉर्म में लिखते हैं। तो इसमें जो कॉफिशिएंट है C1, C2, C3 उसको क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजिकल कॉफिशिएंट कहते हैं, या फिर रिसोर्स वैल्यू कहते हैं, या फिर प्रॉफिट कॉफिशिएंट कहते हैं, या फिर डिसीजन वेरिएबल कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि x प्लस वाई
इज लेस देन इक्वल टू 5 के लिए जो रीजन है, ओरिएंटेड रीजन है, वो कौन सा रीजन होगा? तो देखिए x प्लस वाई इस लाइन का इक्वेशन हो गया क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5, या तो ये वाला रीजन होगा, नहीं तो ये वाला रीजन होगा। ऑप्शन में क्या है कि ओरिजिन कंटेनिंग रीजन या फिर नॉन ओरिजिन कंटेनिंग रीजन। तो ये वाला देखो, अगर ये वाला रीजन हुआ तो ओरिजिन इसी में आता है, तो इसका मतलब है कि ओरिजिन कंटेनिंग रीजन ये होगा। और नॉन ओरिजिन कंटेनिंग रीजन का मतलब कि ये, क्योंकि इसमें इस एरिया में ओरिजिन नहीं है। सेम तरीके का थर्ड क्वेश्चन है कि अगर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो y इज ग्रेटर देन y इज इक्वल टू x के लिए ये ग्राफ है, y इज इक्वल टू x के लिए ग्राफ है। तो फिर से इसके लिए जो सुटेबल रीजन होगा वो कौन सा रीजन है, रीजन 1 है या फिर रीजन 2 है? y फॉर क्या, फॉर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x के लिए कौन सा रीजन है ये आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का आप लोग कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन लिखिए। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए और फिर से देखिए, लाइन को ड्रॉ कीजिए। तो बनाइए आप लोग। तो आपको कमेंट बॉक्स में 1 का, 2 का और 3 का क्या सॉल्यूशन आप देखते हो वो आपको कमेंट करना है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे रहने देता हूं। कल का लेक्चर, जो लेक्चर सेकेंड आएगा, उसकी जो शुरुआत होगी वो यहीं से होगी। तो पहले मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा और तब आगे बढ़ेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग में मैथमेटिकल जो फॉर्मूलेशन किए हैं उसको ग्राफिकल अप्रोच से जेड का ऑप्टिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे उसकी बात करेंगे, फिजिबल रीजन की बात करेंगे। तो कल ग्राफिकल मेथड से, अगले लेक्चर में ग्राफिकल मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करेंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वहां पे सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।